माता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत और एक बार फिर से देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। कांग्रेस में मची इस घमासान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनाव में कैसा हारा जाता है इसे कांग्रेस से सीखना चाहिए। अशोक गहलोत के राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बयान पर भाजपा सांसद राकेश सिंह ने कहा कि देश कांग्रेस की वास्तविक स्थिति जान गया है। उनकी कार्यसमिति की बैठक भी उनके भीतर के प्रहारों को रोकने के लिए थी। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और उनको जरूर बनना चाहिए। भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कितना भी मंथन करे वह परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजा महाराजाओं का रजवाड़ा है और कांग्रेस को इससे बाहर नहीं निकलना है। जनता ने इनको बाहर करने का मन बना लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि कांग्रेस के लोग नेहरू जी के वक्त से पंडित तो कहलाए, लेकिन उन्होंने इतनी गलत नीति बनाई कि आज तक कश्मीरी पंडित रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बोल रहे हैं कि फिल्म में गलत दिखाया गया तो वो तो बहुत कम है। उनके साथ क्या नहीं हुआ, इन सब की जिम्मेदारी कांग्रेस है। गोवा के पूर्व सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में कहा कि कश्मीर फाइल्स का कुछ लोगों ने गोवा में विरोध किया है। इस फिल्म को गोवा में टैक्स फ्री किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1990 में कांग्रेस की सरकार देश में थी और उस दौरान न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि कश्मीर के लोगों के ऊपर हुए अत्याचार को लोगों को देखना चाहिए। जीओसी चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि पिछले कई सालों में कुपवाड़ा में न कोई आतंकी है और न कोई आतंकी गतिविधि हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग समझ गए हैं कि और अब वे विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं। मुंबई आईएमडी मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख जयंत सरकार ने बताया कि बादल साफ रहने और उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म और सुर्ख हवा की वजह से 14-15 मार्च को पालघर, मुंबई, ठाणे जैसे इलाकों में गंभीर हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहीं 16 मार्च के लिए सिर्फ हीट वेव की चेतावनी जारी की है। सुपरटेक बिल्डिंग ढहाने की तैयारियों पर नोएडा प्राधिकरण सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि यह देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग डिमोलिशन होगी। इसको ढहाने की प्रक्रिया एडिफिस कंपनी करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में 12-15 विभागों को साथ में लिया गया। इन विभागों द्वारा दिए गए एक्शन प्लान को लागू किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए भाजपा नेताओं ने आज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 2 पार्षदों की हत्या पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जवाब मांगा। भाजपा ने सवाल किया कि अगर राज्य में पार्षदों की हत्या हो रही है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। पश्चिम बंगाल में हुई 2 पार्षदों की हुई हत्या और कानून व्यवस्था के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि बंगाल में सरकार नहीं बल्कि गुंडागर्दी चल रही। पुलिस भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गई है। देश को बंगाल के बारे में पता है कि उधर कानून व्यवस्था की हालत क्या है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने यूक्रेन से राज्य में लौटे छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार सहित तमाम स्तर पर विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे मुंबई के चंडीवाल आयोग के समक्ष पेश हुए। देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए सरकार ने आयोग गठित किया था। मुंबई की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मांग रखी है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर पर किए जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले को पहले कैबिनेट के सामने रखेंगे। असम बजट सत्र पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि यह बजट पूरे असम के लिए है और आशा करते हैं कि यह बजट जनता के हित के लिए होगा। उन्होंने कहा कि सीएम और वित्त मंत्री ने यह बजट बहुत अच्छे से बनाया और हमें आशा है कि हम इस बजट से यहां के निर्वाचन क्षेत्र का विकास कर सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री चाउना मेन ने आज वर्ष 2022-23 के राज्य का बजट अनुमान और वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा में पेश किया। अपने बजट भाषण में मेन ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 को ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में बनाने का निर्णय लिया और वर्ष 2022 के उपलक्ष्य में 22 ई गवर्नेंस परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के सोनपुर इलाके में आईईडी धमाका में आईटीबीपी 53 बटालियन की एक कंपनी का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ और एक घायल हुआ। जवानों की रूटीन गश्त के दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। घायल जवान को बेहतर चिकित्सा के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल एटीएस ने गिरफ्तार किए गए 4 बांग्लादेशी नागरिकों को अदालत ने 14 दिनों के लिए हिरासत में भेजा है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आरोपी कथित रूप से आतंकी समूह जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़ा है और स्लीपर सेल के लिए काम करने में शामिल है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से संबंधित साजिश के मामले में छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका 21 मार्च तक टाल दी है।
दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली की विद्युत वाहन नीति में 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और 500 चार्जिंग पॉइंट को लगाने का फैसला हुआ था। 71 चार्जिंग स्टेशन मेट्रो स्टेशन पर है, बाकी प्राइम लोकेशन पर है। पीपीपी मॉडल पर इसको बनाया है और बिडिंग प्रोसेस रखा था। रंग बिरंगे रंगों की होली का जश्न शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के शहर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रंग भरी एकादशी 2022 के अवसर पर होली का जश्न शुरू हो गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज सुबह तमिलनाडु के नमक्कल में नंद गोपाल स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेकम समारोह में भाग लिया। तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल के कैदियों ने शिवगंगा जिले में पहली बार फल बेचना शुरू किया। यह परिसर 84 एकड़ में फैला है, जहां केले और सब्जियां भी उगाई जाएंगी। इन दिनों देश भर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला द्वारा राजकीय कन्या विद्यालय शास्त्री पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1200 से ज्यादा विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह ने भावी मतदाताओं यानी कि विद्यार्थियों को वोट का महत्व समझाया। इस मौके पर उत्तर पूर्वी जिलाधिकारी गीतिका शर्मा भी मौजूद रही। इस सप्ताह 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा, इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 प्लस आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों व 60 प्लस आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना की रफ्तार देश भर में सुस्त होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2503 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 4377 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर अब 0.47% पर आ गया, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.47% पहुंच गया है। देश में अब तक भी कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3,36,138 है। अब तक कोरोना महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 4,24,41,449 हो गई है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 180.29 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। और अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। और शेयर बाजार में आज तेजी का रुख रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 935.72 अंक यानी कि 1.68% चढ़कर 56,486.02 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 240.85 अंक यानी कि 1.45% की तेजी के साथ 16,871.30 अंक पर पहुंच गया है। तो एक्सप्रेस 100 में अभी बस इतना ही। नमस्कार।